हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर। आज हम करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे कि चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया है, और वो है सॉल्व्ड एग्जांपल नंबर 5, 6, 7। ये जो क्वेश्चंस है सॉल्व्ड एग्जांपल के, ये रिगार्डिंग बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये पूरा तीनों क्वेश्चन का डिटेल्स में सॉल्यूशन अच्छे से स्टडी कीजिए और लिख कर देखिए, ताकि आपका जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से हो पाए। तो चलिए शुरुआत करते सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7 पर ले लेते, बाद में 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। तो अलग टाइप का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 7। तो पहले रीड कर लेते हैं क्या दिया इस क्वेश्चन में, देखते हैं, फिर फिगर ड्रॉ करते हैं, उसका आंसर निकालते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, the angle of depression of its bank on the opposite side of the river are 30 degree and 40 degree respectively. Find the width of the river है। देखिए इसको समझाते हैं पहले कि क्या दिया है कि कोई एक ब्रिज है, ओके, ओवर द रिवर, रिवर के ऊपर, ओके, ब्रिज है, और उस ब्रिज के ऊपर कोई एक पॉइंट कंसीडर किया है। पॉइंट मतलब स्पॉट ले लेते हैं, पॉइंट तो नहीं बोल सकते हम, स्पॉट बोल सकते हैं, बट यहाँ पॉइंट मेंशन किया है। तो मान लेते हैं कोई एक ब्रिज है, लाइक दिस इज अ ब्रिज, ओके, दिस इज अ ब्रिज, एंड अंडर दिस ब्रिज, ओके, रिवर इज पासिंग। दिस इज द विड्थ ऑफ द रिवर। पहले अच्छे से फिगर बना लेते हैं हम। ये हो गया रिवर का पासिंग, ओके, एंड दिस वन इज द विड्थ ऑफ द रिवर। यहां से लेके यहां तक रिवर का विड्थ है। अब जैसी ये तो वॉल हो गई, इसकी ब्रिज की वॉल हो गई है, ओके, जैसी हम सिंपल सा फिगर बना लिया है, ये है। तो इस तरीके से हमने ये ब्रिज रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ऊपर टॉप मोस्ट जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, दिस इज अ ब्रिज। अब ब्रिज बोले तो इसके ऊपर रोड भी होगा मैं चलने के लिए। तो इमेजिन दिस वन इज अ रोड, दिस इज द विड्थ ऑफ रोड ऑफ द ब्रिज, ओके। तो अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि यहाँ कोई पॉइंट है ब्रिज के ऊपर, दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय P। फ्रॉम दिस पॉइंट दिस आर द टू व्हाट, क्या दिया है इसमें, बैंक्स, दिस इज टू बैंक्स। बैंक्स मीन्स दोनों किनारे। ये रिवर है, दिस इज अ रिवर, रिवर, ओके, रिवर की विड्थ है AB, सपोज AB इज द विड्थ ऑफ द रिवर अंडर द ब्रिज। ये रिवर है, मतलब ब्रिज रिवर के ऊपर है। और फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज द एंगल, देखिए ये स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन जो ब्रिज की, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से इस पॉइंट से जब दोनों बैंक को हम देखेंगे, ये पहला बैंक हो गया और ये दूसरा बैंक हो गया, तो यहां से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ये दो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं। तो ये दोनों के मेजर्स दिए हुए हैं, 30 डिग्री, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। One more time, from a point on the bridge, the angle of depression of banks of the river, two banks means दोनों किनारा, लेफ्ट साइड और राइट साइड के किनारे, जिसे बैंक्स बोलेंगे हम, इस किनारों से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। साथ में और एक दिया है इसमें कि हाइट, ओके, यहाँ मेंशन नहीं है, इफ द हाइट ऑफ अ ब्रिज फ्रॉम दिस टू बैंक्स, यहाँ दिया है कि इस विड्थ ऑफ द रिवर की हाइट ब्रिज से 3 मीटर है, ओके। कितना दिया इसकी हाइट, 3 मीटर। हाइट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम दिस बैंक्स इज 3 मीटर। अब ये हाइट बोले तो अल्टीट्यूड हो जाएगा, अल्टीट्यूड बोले तो यहाँ 90 डिग्री एंगल्स आ जाएंगे। तो यहाँ दो 90 डिग्री राइट एंगल, मतलब दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बनेंगे, लेफ्ट वाला और ये राइट वाला। इसे कोई पॉइंट दे देते हैं हम, दिस इज पॉइंट M। तो इस तरह से ये फिगर है। अब देखते हैं इसमें पूछा क्या गया। इसमें पूछा गया है कि हमें विड्थ ऑफ द रिवर निकालना है, मतलब डिस्टेंस AB निकालना है, जो कि विड्थ ऑफ द रिवर है। अब इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे, लेकिन ये कंप्लीट और फिगर और कंप्लीट होने का देखते हैं। जब भी ये हॉरिजॉन्टल रोड है, ये विड्थ ऑफ द रोड से क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। तो यहाँ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये सेम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करके ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। वैसे ही ये 45 है,
तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब देखिए विड्थ निकालने के लिए, विड्थ ऑफ द रिवर ए बी निकालने के लिए हमें टू पार्ट्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, ए एम और बी एम। अब ये दोनों का सेपरेट, इस ट्रायंगल से ए एम निकलेगा, इस ट्रायंगल से बी एम निकलेगा। तो अगर ये सेपरेटली फाइंड आउट कर देते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं तो विड्थ ऑफ द रिवर आ जाएगा। तो मान लेते हैं ए एम की वैल्यू x मीटर है और बी एम है हमारा y मीटर। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं, अभी इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन में लिखते हैं इसको, सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन। ओके, क्या दिया है, ए बी इज द विड्थ ऑफ द रिवर, ए बी विड्थ ऑफ द रिवर, और वो मान लेते हैं हम x प्लस वाई है। ओके, x प्लस वाई मीटर है। अब यहां हम ट्रायंगल पहले ए एम पी की बात करते हैं, तो पी एम ए कोई भी मिस लेबलिंग कर सकते हैं, इन ट्रायंगल ए एम पी, इन ट्रायंगल ए एम पी कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई होगा, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan ऑफ थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दोनों के बीच में रिलेशन आएगा tan से 3/x। तो परपेंडिकुलर है हमारा pm और बेस है am, pm अपॉन am। तो थीटा कितना दिया है, यहां देखते हैं 30 डिग्री दिया है, तो यहां लिखेंगे हम tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू pm इज 3 एंड am इज x। tan 30 कितना होता है हमें पता होना चाहिए, 1/√3 इज इक्वल टू 3 अपॉन x। तो x इंटू 1 x आ जाएगा और ये 3 इंटू √3 हो जाएगा हमारा 3√3। इस तरीके से हमने x की वैल्यू तो निकाल लिया, अब y के लिए हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे। ये आ गया x की वैल्यू 3√3 मीटर। अब इस y की वैल्यू निकालने के लिए हम ट्रायंगल PMB लेंगे, हम इन ट्रायंगल PMB, इन ट्रायंगल PMB फिर से tan थीटा अप्लाई करेंगे, लेकिन थीटा यह दिया 45 डिग्री, tan 45 डिग्री होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज PM अपॉन BM, PM अपॉन BM। या दिख रहा है tan 45 मतलब परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया, ये जो है PM है परपेंडिकुलर और BM बेस है। PM की वैल्यू कितना है 3 और BM हमने y कंसिडर किया है, तो यह हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, इट इज 3/y। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 मीटर। y इज इक्वल टू 3 मीटर हो जाएगा। अब आते हैं जो हमें कैलकुलेट करना है विड्थ ऑफ द रिवर, देयरफॉर यहां लिखेंगे हम विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ रिवर इज, क्या लिया हमने ए बी लिया है, इज ए बी। तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ए बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, दैट इज एक्स की वैल्यू हमारे पास 3√3 प्लस वाई की वैल्यू है 3 मीटर 3। अब इसमें से 3 कॉमन अगर ले लेते हैं हम तो आंसर आएगा √3 प्लस 1 मीटर। इस तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, केस बेस्ड स्टडी में इसको थोड़ा बना के पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। इससे पहले बोर्ड एग्जाम्पल में लास्ट ईयर या लास्ट ईयर ये सेम टाइप का क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडी में भी आ चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ फिगर ड्रॉ करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, सॉल्यूशन तो बहुत आसान है। चलिए अब शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं जो कि हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो इस क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं पहले क्या दिया है, उसका भी हम पहले फिगर बनाएंगे, समझेंगे क्वेश्चन में क्या गिवन है, और लास्ट में देखते हैं उस गिवन से जो हमें फाइंड आउट करना है वो कैसे फाइंड आउट करें यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। ओके, दिस इज इट। अब देखो ये तो मिट गया हमारा, पहले क्वेश्चन नंबर 5 हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मतलब सॉल्व एग्जांपल नंबर 5 की बात कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन लिखते हैं, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड ओके, कोई टावर है एक लेवल ग्राउंड पे स्टैंड किया गया है, इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर देन, इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर,
okay, is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree. When the sun's altitude is 30 degree, okay, then when it is 60 degree, then when it is 60 degree, okay, find the height of the tower. Find the height of tower. टावर की हाइट निकालना है। देखिए कोई लेवल ग्राउंड है, फिगर बना लेते हैं इसका, समझते हैं फिर स्टेटमेंट में क्या दिया है और फिगर का कैसे यूज करके हम हाइट ऑफ द टावर निकाल सकते हैं। तो ये लेवल ग्राउंड है, सपोज दिस इज अ लेवल ग्राउंड, ऑन दिस लेवल ग्राउंड दिस इज अ टावर, दिस इज अ टावर, ओके। इसको थोड़ा दो तरीके से समझेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है लेकिन बहुत आसान भी हो सकता है अगर अच्छे तरीके से समझ लिया जाए। सपोज दिस टावर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी, ओके। अब इसमें क्या बोला गया है, ये जो अलग टाइप का वर्डिंग दिया, सन्स अल्टीट्यूड, सन्स अल्टीट्यूड। तो देखिए यहाँ सपोज दिस इज द पोजीशन ऑफ सन। अब इस सन की पोजीशन फिक्स्ड इसलिए नहीं रहती ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, और जैसे जैसे रोटेट होती है दोपहर के समय अप हाई द अल्टीट्यूड रहेगा, सिर के ऊपर हमारा सन रहेगा, तो जो शैडो बनती है बहुत छोटी सी बनती है या तो नहीं के बराबर। लेकिन जैसे जैसे एट द टाइम ऑफ मॉर्निंग लेंथ ऑफ शैडो ज्यादा रहेगी, एट द टाइम ऑफ इवनिंग लेंथ ऑफ द शैडो ज्यादा रहेगी, ओके। तो मान लेते हैं ये पोजीशन ऑफ सन है, दिस इज कॉल्ड एज द सन्स अल्टीट्यूड। जब सन की रोशनी इस टावर के ऊपर गिरेगी तो ये बन जाएगा उसका शैडो ऑफ टावर। ये शैडो, इस टावर ए बी है, उसका शैडो बी सी मान लेते हैं, ओके। सबसे पहले समझ लेते हैं शैडो कौन सी बन रही है, बी सी शैडो बन रही है, ए बी इज द टावर, दिस इज अ सन। अब इसमें दिया क्या गया है कि द शैडो ऑफ अ टावर is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree, when it is 60 degree, okay, then when it is 60 degree। दो चीजें कंपेयर किया गया। तो देखो दो पोजीशन के लिए हम सन की, जैसे ये सन का पहला पोजीशन मान ले, दो सिंपल से फिगर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, अलग अलग डिस्क्राइब करते हैं। ये मान लेते हैं टावर ए बी है, इस पोजीशन के लिए सन की इस पोजीशन के लिए एंगल बन रहा है 30 डिग्री, ओके, दिस इज परपेंडिकुलर, एंड द शैडो होगी हमारी, ये लेंथ ऑफ शैडो, ये हो गया हमारा बीसी, ओके। 30 डिग्री की लेंथ ऑफ शैडो ये बन रहा है। दूसरा और एक फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे ये क्या हो गया हमारा टावर हो गया, और ये लेंथ ऑफ शैडो टावर ए बी है, ओके, दिस इज पॉइंट बी। सपोज यहाँ जो 60 डिग्री है उसके लिए शैडो की लेंथ कितना है मान लेते हैं बी डी है, ओके। दोनों को कंपेयर किया गया। यहाँ भी सन की अल्टीट्यूड हम ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज सन, दोनों को कंपेयर करेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट दिया है कि 30 डिग्री के लिए जो लेंथ ऑफ शैडो है, 60 डिग्री के लिए जो लेंथ ऑफ शैडो है, उससे इससे ये लेंथ ऑफ शैडो 40 मीटर लॉन्गर है। अगर ये शैडो की लेंथ 10 मीटर है तो इसकी लेंथ कितना होगा 40 प्लस 10। अगर इस शैडो की लेंथ x है तो इसका हो जाएगा 40 प्लस x। इस तरीके से हमें कंपैरिजन दिया है कि 60 डिग्री के लिए जो लेंथ ऑफ शैडो अल्टीट्यूड ऑफ सन बना रहा है वो, और 30 डिग्री के लिए जो बना रहा है, तो 30 डिग्री का जो लेंथ ऑफ शैडो आएगा टावर का, वो 60 डिग्री के लिए जो शैडो की लेंथ है इससे 40 मीटर लॉन्गर है। तो ये अलग अलग हमने सेपरेटली फिगर समझ गया। इसको कंबाइन अगर कर देते हैं तो ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ, ये वाला लेंथ जो कि अल्टीट्यूड से 30 डिग्री, मतलब ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो ये लाइन जो है एंगल बनाएगी इस बेस से ग्राउंड से 30 डिग्री, और ये जो टावर है उसका शैडो बीसी हो जाएगा। ये शैडो की लेंथ क्या बोला गया है, देखिए दूसरा और एक एंगल ले लेते हैं 60 डिग्री। ये 60 डिग्री भी यहाँ कंबाइन कर लेते हैं, जिसे कि हमने पॉइंट डी दिया है
60 डिग्री के लिए लेंथ ऑफ शैडो हमने x मान लिया, x मीटर। ओके, मतलब 60 डिग्री के लिए जो टावर की शैडो की लेंथ है वो x है, और 30 डिग्री के लिए इस टावर की शैडो की लेंथ BC है। तो ये BC जो हो जाएगा आपका, BC कितना हो जाएगा आपका, x प्लस 40। अगर ये टोटल लेंथ, क्योंकि यहां बोला गया कि 30 डिग्री के लिए जो लेंथ ऑफ शैडो है 60 डिग्री से 40 मीटर, इससे 40 मीटर ज्यादा है। अगर ये x है तो 40 क्या हो जाएगा, ये रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। इसलिए x प्लस 40 ये टोटल हो जाएगा BC, विच इज द लेंथ ऑफ शैडो फॉर 30 डिग्री। इस तरीके से ही हमने दो सेपरेटली फिगर बना के भी समझा है और दोनों को कंबाइन करके एक फिगर बना लिया है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं हम अभी। देखिए ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्यूशन फॉर दिस, ए बी इज टावर ऑफ, जो भी दिया है ए बी इज टावर, जो कि हमें निकालना है इसकी हाइट, टावर ए बी की हाइट निकालना है हमें, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब इसमें देखिए दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, पहला है ए बी डी और दूसरा है ए बी सी। दोनों ट्रायंगल को हम देखते सेपरेटली सॉल्व करेंगे। पहले लेते इन ट्रायंगल ए बी डी। हमें पता है tan ऑफ थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो यहाँ tan ऑफ 60 डिग्री क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री, ध्यान में रखिए, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है हमारा ए बी और बेस है इस ट्रायंगल के लिए, छोटे वाले ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर ए बी और बेस बी डी हो जाएगा हमारा बी डी। tan 60 डिग्री होता है √3, दैट इज इक्वल टू ए बी इज द हाइट ऑफ टावर जो कि हमें निकालना है, और बी डी है हमारा x, तो x इंटू √3, x √3 हो जाएगा, यहां से हमें ए बी की वैल्यू मिल जाएगी। ए बी इज इक्वल टू x √3 मीटर, हाइट ऑफ द टावर इन टर्म्स ऑफ x आ गया है, नंबर के फॉर्म में नहीं आया, x के फॉर्म में है। तो इसे हम थोड़ा अंडरलाइन कर लेते हैं। अब देखिए बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी लेते हैं, तो क्या होता है देखते हैं हम। इन ट्रायंगल ए बी सी, ओके, यहां भी tan की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। tan ऑफ, यहां जो एंगल है वो 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, इसके लिए परपेंडिकुलर ए बी और बेस हो जाएगा बी सी, ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा। ए बी की वैल्यू कितना है हमारे पास, जो कि निकालना है नहीं इसके वैल्यू, तो ए बी एज इट इज रखेंगे। बी सी कितना हमारा x प्लस 40, x प्लस 40 हमारा बी सी है। tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है, tan 30 इज 1/√3, दैट इज इक्वल टू ए बी अपॉन x प्लस 40। तो इसके ऊपर से अब क्या निकालेंगे हम, ए बी की वैल्यू फिर से निकालते हैं। ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर चले जाएगा, ये सिर्फ इधर भेज देते हैं, x प्लस 40 इंटू 1 मतलब x प्लस 40 ही होगा, तो ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस 40 डिवाइडेड बाय √3 रखने से बेटर है, क्योंकि ए बी की वैल्यू ये भी आई है, तो हम इसे और इजी कैलकुलेशन बना सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते, तो ये आ जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस 40 इज x प्लस 40 इज इक्वल टू ए बी इंटू √3 इज ए बी √3। तो ये भी हमें रिलेशन मिल गया है x और ए बी के बीच में। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। हम 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो रिक्वायर्ड टर्म है आ जाएगा। देखते हैं पहले, यहाँ ए बी की वैल्यू ये आई, लेकिन रिक्वायर्ड टर्म हमारा ए बी ही है, तो ये मत सोचिए कि ए बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करना, एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट, एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो बेटर है ए बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ उसको सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू निकालो, और वही एक्स की वैल्यू अगर यहाँ डाल दोगे आप तो ए बी इजीली आ जाएगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं अभी, हम अभी जो इक्वेशन 1 को 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पुट 1 इन 2, इक्वेशन 1 को 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इक्वेशन 1 में क्या, ए बी की वैल्यू x √3, तो यहाँ आ जाएगा x √3, इस ए बी की जगह आएगा x √3, बाकी टर्म एज इट इज रहेंगे। x प्लस 40 इज इक्वल टू ए बी इज x √3 इंटू, पहले से एक √3 है उसे भी लिखेंगे हम इंटू के फॉर्म में, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 40 इज इक्वल टू दिस 3 √3, ओके, √3 इंटू √3 is 3 इंटू x is 3x,
और ये भी x इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स, 3x माइनस एक्स 2x हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 40, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ, x इज इक्वल टू आ जाएगा 40/2, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 20 मीटर। ओके, x इज 20 मीटर। ये x की जो वैल्यू है, इट इज द लेंथ ऑफ शैडो फॉर एंगल 60 डिग्री आ गया है। क्वेश्चन में ये चीज नहीं पूछी, फिर भी हमने निकाल लिया है। उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, जो फाइनल आंसर हमें निकालना है, वो ये है कि क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज क्या हो जाएगी, AB इज इक्वल टू, ऑलरेडी इसका रिलेशन हमने AB का x के साथ निकाल चुके हैं, x की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो AB इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, x√3, x की वैल्यू या सब्सटीट्यूट कर दीजिए 20√3 मीटर, ये हो जाएगी हाइट ऑफ द टावर। इस तरीके से ये इजी मेथड से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इस क्वेश्चन को ज्यादा डिटेल में देखने की जरूरत नहीं, 30 डिग्री 60 डिग्री पे ध्यान दीजिए और रिलेशन देखिए। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 के ऊपर। ये तीनों एग्जाम्पल जो अभी सॉल्व कर रहे हैं, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लिखकर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। भले ही आपको इजी लगे, फिर भी एक बार कम से कम इसको राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी है, जो कि आपको करना ही है। ओके, तो जब भी आप ये वीडियो देखते तो इसका सॉल्यूशन भी नोट डाउन कर कीजिए कॉपी में, ताकि आपको आगे में उसको रिवीजन करने में आसानी हो। चलिए अब हम देखने जा रहे हैं सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 6। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में, मतलब सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 6 की बात कर रहे हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 6 समझ लेते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, द एंगल ऑफ डिप्रेशन of top and bottom of 8 meter tall building from the top of मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, उसके टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अदर बिल्डिंग, मतलब एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के टॉप से दूसरी बिल्डिंग के टॉप और बॉटम को देखा जा रहा है, जिससे कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे, दो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं, वो दिया है 30 एंड 40 फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग आर 30 degree and 45 degree. Find the height of the multi-storied building. Find height of multi-storied building. तो multi-storied building की हाइट क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। एक तरह से अगर स्टेटमेंट समझ गए तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन की खासियत ये है, इसमें थोड़ा एडवांस लेवल का कैलकुलेशन है इजी ही, लेकिन कोई बच्चे बहुत जैसे कैलकुलेशन की उतनी हैबिट नहीं रहती, थोड़ी मिस्टेक कर देते हैं, तो कैलकुलेशन पे स्पेशली इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। जो फाइनल आंसर हमें निकालना है, ओके, वो जो आंसर निकालेंगे इसी फॉर्मेट में आना चाहिए। तो देखते हैं, एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है जिसकी हाइट ज्यादा ही होगी, मल्टी स्टोरेड नाम से ही पता चल रहा है, ए बी रिप्रेजेंट द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। ओके, दिस इज AB, दिस इज द फुट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। एक और बिल्डिंग है जो इस मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के कुछ डिस्टेंस के ऊपर है, ओके, और इसका हाइट कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि इसमें मेंशन किया गया, ये चीजें बहुत आसानी से समझ लेना चाहिए कि कोई किस बिल्डिंग की हाइट कम है, कि ये स्टेटमेंट में ही दिया रहता है क्वेश्चन के, जैसे बोला गया है यहाँ की मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के टॉप से दूसरे बिल्डिंग के टॉप और बॉटम को ऊपर से नीचे देख रहे हैं, मतलब इसकी हाइट कम ही रहेगी। ओके, तो ये सेकंड बिल्डिंग है, उसे PQ से रिप्रेजेंट करते हैं,
पी क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ग्राउंड सरफेस है, ओके, ये अल्टीट्यूड ऑफ द बिल्डिंग, अल्टीट्यूड ऑफ द बिल्डिंग तो 90 डिग्री ही बनेगा। अब देखिए ये टॉप ऑफ अदर बिल्डिंग है, ये बॉटम ऑफ अदर बिल्डिंग है। अगर टॉप ऑफ अदर बिल्डिंग लेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां से ड्रॉ करना पड़ेगा जो कि परपेंडिकुलर रहेगी ए बी को। इसको एक पॉइंट दे देते, नाम दे देते एम। अब ये भी लेवल हमें मिल गया है। अब क्वेश्चन से हम फिगर कंप्लीट करते। क्या दिया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम। इस सेकेंड बिल्डिंग के टॉप और बॉटम से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब देखिए यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन कर रहे हैं तो यहां भी एक हॉरिजॉन्टल लेवल आएगा, लाइन आएगी, जिससे कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनेगा इसके टॉप से बन रहा है, ओके, इस बिल्डिंग के टॉप से। तो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के टॉप से जब इसके टॉप को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। और दूसरी बात ये बोली थी कि इस मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के टॉप से जब बॉटम ऑफ दिस बिल्डिंग देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है वो भी देख लेते हैं, 45 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है सेकेंड वाला वो 45 डिग्री है। इस तरीके से ये फिगर हमारा बन चुका है, ओके। और एक चीज दी है, जो सेकेंड बिल्डिंग है उसकी हाइट दी है, उसकी हाइट है 8 मीटर। देखिए 8 मीटर इसकी हाइट दी है। तो ये तीनों लाइन, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, टॉप ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग का जो हॉरिजॉन्टल लेवल है और ये ग्राउंड लेवल है, तीनों पैरेलल होगा, ध्यान में रखना। अगर ये तीनों चीज पैरेलल रहेगी तो ये जो एंगल बनेगा पहला टॉप ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन रहेगा, ये देखिए ये जो एंगल हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म करेगा और इसके वैल्यू भी हो जाएगी 30 डिग्री। और जो दूसरा सेकेंड एंगल 45 डिग्री बन रहा है बॉटम से, ओके, तो ये अगर 45 है तो ये भी ऑल्टरनेट एंगल बन जाएगा 45 डिग्री, ओके। इसके बाद देखिए जरा और फिगर को थोड़ा जो रिक्वायर्ड टर्म है उसे मेंशन करते हैं। यहाँ लेंथ पी क्यू है। अब देखिए ये पैरेलल है 90 डिग्री, तो जो पी एम बी क्यू जो बनेगा क्वाड्रिलैटरल वो रेक्टेंगल हो जाएगा। और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये भी पी क्यू अगर 8 मीटर है तो एम बी भी 8 मीटर हो जाएगा। अब मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की हाइट क्या है, ए बी है, इसमें से इतना पार्ट दिस इक्वल टू दिस आ गया, तो इसकी जो हाइट एम बी मीन्स हाइट का पार्ट जो एम बी है उसका पार्ट का लेंथ 8 मीटर आ गया। रिमेनिंग पार्ट बाकी है, ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग को हम एच ले लेते हैं, मान लेते हैं इतना जो पार्ट है वो एच मीटर है। तो टोटल हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग जो कि हमें फाइंड आउट करना है वो हो जाएगा एच प्लस 8। और एक चीज आपको ध्यान में रखना है, ये जो डिस्टेंस पी एम रहेगा इट इज इक्वल टू क्यू बी रहेगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन लिखना शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशन टू दिस, ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी इज द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग जिसका टोटल हाइट हमें निकालना है और वो टोटल हाइट है 8 प्लस एच लिख लेते हैं हम, 8 प्लस एच या फिर एच प्लस 8 मीटर, ओके। जो सेकेंड बिल्डिंग है पी क्यू उसका हाइट दिया है 8 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग कितना है, डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स कितना दिया है या नहीं दिया है, लेकिन उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बी क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। बी क्यू इज द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग और ये डिस्टेंस दोनों सेम रहेगा, मतलब बी क्यू इज इक्वल टू एम पी या तो पी एम, एम पी, ये दोनों सेम ही रहेगा, ध्यान में रखना। जो भी वैल्यू बी क्यू की आती है वो इक्वल टू पी एम हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है इस 45 डिग्री के लिए जो राइट ट्रायंगल बन रहा है ए बी क्यू बन रहा है, और यहाँ 30 डिग्री के लिए जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ए एम पी बन रहा है। तो इस दोनों राइट एंगल ट्रायंगल को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसमें अप्लाई करेंगे और देखते हैं जो रिक्वायर्ड टर्म है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए पहला राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं हम। इन राइट एंगल ट्रायंगल पहले बड़ा वाला लेते हैं, ए बी क्यू, या टैन थीटा अप्लाई करेंगे। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ जो थीटा का वैल्यू दिया है, मेजर दिया है, वो 45 डिग्री है। इस 45 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर है हमारा ए बी अपॉन
दिस इज बी क्यू, बी क्यू हमने लिख लिया। tan 45 कितना होता है 1, तो 1 इज इक्वल टू ए बी कितना है हमारे पास, ए बी है 8 प्लस एच, 8 प्लस एच। बी क्यू नहीं पता है उसे एज इट इज लिखेंगे, तो बी क्यू जो है 1 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, बी क्यू इज इक्वल टू 8 प्लस एच। और ये बी क्यू क्या है हमारा, बी क्यू इज नथिंग बट पी एम, एंड देयरफॉर दिस इंप्लाइज बी क्यू जो रहेगा वही पी एम रहेगा। पी एम की वैल्यू भी हो जाएगी 8 प्लस एच मीटर। ओके, तो बी क्यू निकाल लिया, बी क्यू इज नथिंग बट पी एम, पी एम भी आ गया हमारा। अब सेकेंड ट्रायंगल जो है हमारे पास वो है ए एम पी, इसमें भी हम tan अप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या आंसर आएगा। ये एच ले लिया हमने, इसको यहाँ अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ देखिए इन ट्रायंगल ए एम पी tan ऑफ, यहाँ जो थीटा दिया है 30 डिग्री दिया है, ये 30 लेंगे हम, जिसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा। tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो है हमारा ए एम है और बेस है पी एम, बेस इज पी एम। tan 30 होता है 1/√3, 1/√3 दैट इज इक्वल टू ए एम इज एच, पी एम कितना हमारा, पी एम अभी निकाला है हमने 8 प्लस एच, 8 प्लस एच। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 8 प्लस एच इज इक्वल टू h√3। ओके, h√3, इस h को उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा 8 इज इक्वल टू h√3 माइनस h, तो 8 इज इक्वल टू हो जाएगा, h कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा √3 माइनस 1। h की वैल्यू निकालना है हमें। ओके, तो ये h इंटू √3 माइनस 1 है, तो ये √3 माइनस 1 को हम भेज देते हैं 8 के नीचे, तो ये आ जाएगा हमारा 8 अपॉन √3 माइनस 1 इज इक्वल टू h। अब देखिए डिनोमिनेटर में रूट टर्म इरेशनल नंबर नहीं चाहिए, तो उसे रैशनलाइज करके हम हटा सकते हैं। तो यहाँ देखिए इसको थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं, h पहले लिख लेते हैं 8 अपॉन √3 माइनस 1। ऑन रैशनलाइजिंग अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, ऑन रैशनलाइजेशन ये हो जाएगा 8 अपॉन √3 माइनस 1। रैशनलाइज मीन्स जो डिनोमिनेटर का टर्म है उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब है √3 माइनस 1 है तो √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। इससे क्या होता है, जो डिनोमिनेटर है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ देखते हैं h इज इक्वल टू हो जाएगा, न्यूमरेटर वैसे ही रहेगा 8 इंटू √3 प्लस 1। देखिए इसको ध्यान दे के लिखना, यहाँ मिस्टेक होने के चांसेस बहुत है। बच्चे लोग 8 इंटू √3 प्लस 1 को यहाँ ब्रैकेट डालना भूल जाते हैं, तो हमें इस सेकेंड जो टर्म है कि 2 टर्म्स सम के फॉर्म में दिया है, इसलिए इसको यहाँ ब्रैकेट लिखना है और 8 ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 स्क्वायर इज 1 आ जाएगा। 3 माइनस 1 कितना होता है 2, और यहाँ एज इट इज रहेगा 8 √3 प्लस 1। तो यहाँ देखिए दोनों मल्टीप्लीकेशन में ब्रैकेट एंड 8, तो ये 2 से 8 कैंसिल होके 4 रह जाएगा, तो आंसर आ जाएगा h इज 4 ब्रैकेट √3 प्लस 1। ओके, हाइट ऑफ द टावर निकल गया है और देखिए हाइट ऑफ द टावर नहीं निकला है, अभी h के वैल्यू निकली है, तो हाइट ऑफ द टावर निकालना है हमें ab। देयरफॉर ab इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, ab है हमारे पास 8 प्लस h, ab है हमारे पास 8 प्लस h और h की वैल्यू अभी निकाला हमने, ये h की वैल्यू है, या सब्सटीट्यूट कर देते 8 प्लस 4 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1। इस ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों को, तो ये हो जाएगा 4 √3 प्लस 4, तो ये नंबर और ये नंबर ऐड हो जाएगा 12 हो जाएगा, वो लिखते रहते हैं 4 √3 प्लस 12। यहाँ से 4 अगर कॉमन ले लेते इसमें से और इसमें से, तो ब्रैकेट के अंदर रहेगा √3 और 3 4 12 होता है, तो यहाँ 3 आएगा। तो हाइट ऑफ द टावर जो है हमारा आ चुका है, हाइट ऑफ द टावर है 4 इन ब्रैकेट √3 प्लस 3 मीटर। ओके, तो स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिखना मत भूलिएगा, देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर इज 4 इन ब्रैकेट √3 प्लस 3 मीटर। इसमें और एक चीज हमें निकालना है, मान लीजिए डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग, तो वो भी कर लेते हैं हम। डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग अगर निकालना है तो क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग क्या मेंशन करते हैं हम, दिस BQ। ओके, BQ बोल सकते हैं, या तो MP या तो PM बोल सकते हैं,
जो कि वैल्यू हमारे पास क्या है, PM इज 8 प्लस h। तो डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग इज MP, दैट इज इक्वल टू 8 प्लस h, 8 प्लस h, 8 प्लस h। तो देखिए 8 और प्लस h, h हमारा क्या है, h इज 4 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1। ओके, देखिए ये टर्म, ये वाला टर्म और ये टर्म सेम आ रहा है, मतलब इसका जो आंसर आएगा वही इसका आंसर आएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन टू, फिर से एक बार देख लीजिए, 8 प्लस 4 √3 प्लस 1, इसको सॉल्व करके ये आंसर निकाला है हमने, इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग क्या हो जाएगा, 4 इन ब्रैकेट √3 प्लस 3 मीटर। इस तरीके से हमने दोनों टर्म निकाल लिया है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग और डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग दोनों ही सेम आया है। ओके, तो देखिए और एक चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब भी 45 डिग्री रहता है तो परपेंडिकुलर जो रहेगा वो बेस के इक्वल आया है। परपेंडिकुलर क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, और बेस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग, इसलिए दोनों आंसर हमारा सेम आया है। ये भी थोड़ा ट्रिक याद रखिएगा, 45 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर और बेस दोनों का वैल्यू सेम आता है। वो भी यह प्रूव हो गया है कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग, इसलिए सेम आया क्योंकि 45 डिग्री, तो 45 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर और बेस दोनों की वैल्यू कभी भी सेम रहेगी। चलिए ये क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो चुका है, होप सो कि ये बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ। देखते रहिए मेरे YouTube एजुकेशनल चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर।